डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो कहते हैं जुबान की कीमत होती है ना? लोग मानते हैं और कहा भी जाता है, होती भी होती है, लेकिन हमेशा और हर किसी के लिए नहीं होती है। 2 दिन पहले हमने इसी शो में अशोक गहलोत साहब को उनकी जबान याद दिलाई थी, उसकी कीमत याद दिलाई थी, लेकिन आज उसी जबान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। मोदी आज प्रचार के लिए पुरुलिया में थे, बंगाल में बीजेपी का झंडा लहराने के लिए लोगों का समर्थन जुटाने गए। वहां मोदी ने ममता दीदी को उनकी एक बात याद दिलाई, बात ऐसी जो तकरीबन 13 साल पुरानी थी। बात बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ी हुई थी। मोदी ने बटला हाउस एनकाउंटर पर ममता को पुरानी बात याद दिलाई और साफ साफ कहा कि ममता तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सवाल भी यही है कि क्या ममता बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? क्या चेहरा देखकर चाल चली जा रही है? क्या रूप देखकर राजनीति हो रही है? बहुत सारे सवाल हैं, हम सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आखिर ममता ने क्या कहा था 2008 में जब दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। तो ममता ने इसी एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था और कहा था कि अगर यह एनकाउंटर फर्जी नहीं निकला तो अपनी गर्दन कटा लेंगी, राजनीति से संन्यास ले लेंगी। और मैं इसमें एक भी हेरफेर नहीं कर रही हूं शब्द का। अब कुछ ही दिन पहले दिल्ली की अदालत ने एनकाउंटर पर अपना फैसला सुना दिया। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिज अब फांसी के फंदे पर झूलेगा। एनकाउंटर पर सच का वो मोटा स्टैंप लग गया है। तो मोदी ने अपनी सभा में ममता को बटला हाउस एनकाउंटर और उनके बयान की फिर याद दिलाई और बता दिया कि ममता किसके साथ खड़ी है। तो मैं लौटती हूं अपनी उसी बात पर। 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूछा था कि बटला हाउस को लेकर ममता ने जो बयान दिया था, क्या उसके बाद ममता अब राजनीति से संन्यास लेगी? और आज भी मोदी के बयान के बाद सवाल यही है कि क्या ममता ने तब जो बयान दिया था वो तुष्टीकरण के लिए था, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए? देश की आन बान और शान पर हमला करने वालों के साथ राजनेता कैसे खड़े हो रहे हैं? सवाल गहरे हैं और देश से जुड़े हुए हैं, देश के गौरव से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए आज इसी पर हुंकार। मोदी 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 খেলা হবে दीदी बोलें खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे, মামুনেরা আমার খেলা হবে, बीजेपी बोले विकास होवे। জয় বাংলা জয় বাংলা। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले गोपाल पाका बाड़ी होवे। খেলা হবে दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के खेला होवे का जवाब तो दिया ही, साथ ही बटला एनकाउंटर और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर भी दीदी को निशाने पर लिया। 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग
उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा है और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो, जेल में डाल दो। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है, बंगाल की जनता को याद है, जब आपने देश की सेना पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया। बटला एनकाउंटर को लेकर मोदी के हमले के पीछे की वजह है ममता बनर्जी का बयान। वो बयान जो उन्होंने बटला एनकाउंटर के कुछ दिनों बाद दिया था। इंसिडेंट से काउंटर हुआ है, एक कहने के लिए अगर कोई कहे कि तुम्हारा गर्दन ले लेंगे, हम गर्दन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कौन नहीं है। एक बात सच है, फेक काउंटर हुआ है। अगर फेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। ममता के बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी 2 दिन पहले ही उन्हें घेरा था। विष्णुपुर की रैली में नड्डा ने ममता से पूछा था कि वो संन्यास कब लेंगी। ममता जी ने कहा था ये एनकाउंटर फेक है, फेक, और अगर ये सच्चा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अभी अभी कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको फांसी होनी चाहिए, अरीज खान को फांसी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। मैं पूछता हूं ममता जी, अब आप राजनीति से कब संन्यास लेंगी? उधर टीएमसी ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाए हैं। Thing is to be done as Batla. They are all communalizing the politics, and it is unfortunate for, as a PM, he should not go beyond the constitution. Communalization is bad. बटला एनकाउंटर को भले ही 13 साल होने वाले हैं, भले ही बटला हाउस बंगाल से बहुत दूर है, लेकिन बंगाल चुनाव में बटला एनकाउंटर एक बार फिर जिंदा हो गया है। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे, बीजेपी बोले जुबो शक्ति संपूर्ण विकास होवे। और अब जरा हुंकार में वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की मेरी बहस रहने वाली है। सवाल ये कि बंगाल में बटला एनकाउंटर चुनावी मुद्दा बन गया है क्या बटला मुद्दा उठाने से माहौल खराब होगा जैसा कि टीएमसी आरोप लगा रही है, और क्या बटला हाउस पर पुराने बयान से दीदी को नुकसान हो सकता है? क्या ममता ने वोट के लिए एनकाउंटर को फर्जी बताया था तुष्टीकरण के लिए? और सवाल ये कि क्या वोट के लिए दीदी मंदिर जा रही है, जैसा आरोप लग रहा है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र भी किया। जो खास मेहमान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो आपको बता देती हूँ। आपसे कुछ ही देर में बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। शाकिर अली साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, टीएमसी के नेता। शाकिर साहब आपका स्वागत है। पार्थ मुखर्जी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पार्थ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवनीजेश अवस्थी साहब आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अवनीजेश साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शाकिर अली साहब, सवाल यह है बटला हाउस एनकाउंटर पर, अगर आपके नेताओं को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा सकता है, दिग्विजय सिंह से लेकर सलमान खुर्शीद से लेकर उन तमाम लोगों को, तो क्या ममता बनर्जी को इस सवालों के घेरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? जब उन्होंने कहा था मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, ये तो एनकाउंटर फर्जी है। जो घटना घटी थी, देखिए उस वक्त ऐसा माहौल था कि बहुत सारे गुजरात में जो है फर्जी इनकाउंटर हुए और दिल्ली में भी कुछ हुआ और दूसरे स्टेट में भी फर्जी इनकाउंटर का मामला बहुत ज्यादा गर्म था। और इसके लिए आप देखे होंगे कि आज भी गुजरात के जेलों में आईपीएस ऑफिसर बंद पड़े हुए हैं फर्जी इनकाउंटर मामले में, और फर्जी इनकाउंटर पर जबरदस्त राजनीतिक हो रहा था। पर हमारी मुख्यमंत्री जब उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थी तो ममता बनर्जी ने क्या कहा था? ममता बनर्जी कहा था कि राजनीतिक नहीं करूंगी मतलब ये बेटाला हाउस का जो इनकाउंटर मामला उस पर राजनीतिक नहीं करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा, शाकिर अली साहब खुदा के वास्ते, मतलब अब अपनी नेता को बचाने के लिए इतना झूठ तो मत बोलिए कि 4 साल के बच्चे को भी हंसी आ जाए आपके इस जोक पर।
मैं बता देती हूँ आपको ममता बनर्जी ने क्या कहा था, और उन्होंने कोई बांग्ला भाषा में नहीं कहा था कि आप मुझे फिर ट्रांसलिटरेट करें और उसके अंदर जो है जनरेशन लॉस हो जाए और समझ में ना आए। सुनिए शाकिर भाई क्या कहा था आपकी दीदी ममता बनर्जी ने, सुनवाइए। इंसिडेंट चेक काउंटर हुआ है, एक कहने के लिए अगर कोई कहे कि तुम्हारा गर्दन ले लेंगे, हम गर्दन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं नहीं है। एक बात सच है, चेक काउंटर हुआ है। अगर चेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। फेक एनकाउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। तो अब आया समझ में आपको शाकिर भाई? नहीं, आप तो हम वही कि हम राजनीतिक नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, आप ये बताइए कि फेक काउंटर का राजनीतिक हुआ है कि नहीं, फेक काउंटर हुआ है कि नहीं देश में, इस पर भी बहस होनी चाहिए। मेरे सवाल को मत घुमाइए प्लीज। आप नहीं, मेरे घुमा नहीं सामने रहे। ना शाकिर भाई, मेरे सामने जलेबी नहीं बन पाएगी, मुश्किल होगा। नहीं, आप जलेबी मत बनाइए। मुश्किल होगा, नहीं बन पाएगी जलेबी। बना भी नहीं रहा हूँ, आप जलेबी बना रहे हैं। रूबिका जी, मैं बताऊं शाकिर भाई, आप मुझे ये बताइए, वो कह रही है राजनीति नहीं करूंगी, राजनीतिक नहीं, राजनीति नहीं करूंगी, गर्दन तक कटवा दूंगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। उनकी जुबान की कुछ वैल्यू है कि नहीं? अब ये एनकाउंटर फर्जी नहीं है, कोर्ट ने भी कह दिया है। जिनका वो पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी इंडियन मुजाहिदीन का वो आतंकी आरिस खान, उसको आप फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखिएगा इंशाल्लाह। अब लेंगी वो संन्यास राजनीति से। रूबिका जी, जहां जांच खत्म होती है वहां से जांच शुरू भी होती है। आप ये याद रखिए, जहां से जांच खत्म होती है वहां से जांच शुरू होती है। अभी आपको याद करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे देश में मामले पड़े हुए हैं। अरे बहुत सारे मामलों का मुझे अभी जिक्र ही नहीं करना है। आप मुझे बटला हाउस एनकाउंटर की बात कीजिए ना। डर लग रहा है आपको बटला हाउस एनकाउंटर की बात करते हुए? हम उस पर हम क्यों डर लगेगा? हम अगर बात करेंगे तो पुलवामा पर भी बात करेंगे कि 2 साल से चार्जशीट क्यों? अरे कीजिए ना, पुलवामा पर बात कीजिए, मैं हूं आपके साथ हूं। देश के खिलाफ जो कुछ भी होगा उसमें मैं हूं आपके साथ, आप घबराइए मत। पुलवामा पर भी बात करेंगे, पर अभी आप मुझे बटला हाउस की बात कीजिए। बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाली दीदी राजनीति से संन्यास ले लेंगी? क्या कॉन्फिडेंस में बोल रही थी दीदी। मतलब अगर उस वक्त मैं सुनती उनको 2008 में, तो मुझे लगता कि अरे बाप रे, इनसे बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्या कन्विक्शन आप लोग लाते कहां से ये कन्विक्शन शाकिर भाई? अगर ऐसा मामला रूबिका जी अगर होगा तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं किसी का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आपने जो शबस्ती चाहिए। रूबिका मेरा नाम ले रही हैं आप? जी जी जी। थोड़ा सा मुझे लगता है दर्शकों को एक बार बस बता दूं कि आपके और हमारे बातचीत में थोड़ा सा डिले लग रहा है, तो उससे बेयर करना होगा जनता को, और मैं कोशिश करूंगी टेक्निकल ग्लिच जो है उसको थोड़ा दूर कर दिया जाए। ओके, आपने जयेश जी बात पूरी कीजिए, अपनी शुरू कीजिए। रूबिका, शाकिर अली जी बाकी तमाम बातों में कहते हैं अभी जांच चल रही है, जांच होने से पहले किसी को निर्दोष साबित नहीं किया जा सकता, दोषी साबित नहीं किया जा सकता। अभी जांच चल रही थी, शुरू हुई थी, ममता बनर्जी ने क्यों कह दिया कि मैं गर्दन कटवा लूंगी? उनके पास कहां से खबर थी? खबर कहां से आई थी कि फेक एनकाउंटर है? कौन से सूत्र थे उनके पास? कौन से ऐसे सोर्स थे उनके पास जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगी? और कहा था तो कटवा लें फिर। अब तो साबित हो गया ना। क्या कहा है कोर्ट ने मालूम है? कोर्ट ने यह कहा कि इतने प्रूफ हैं जिसको कोई झुटला नहीं सकता, जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता, इतने जबरदस्त प्रूफ हैं। और उन्हीं मोहनचंद शर्मा को पुलिस मेडल मिला, उन्हीं मोहनचंद शर्मा को पुलिस मेडल मिला है। आपको मालूम है ये बात? आपको मालूम है ये बात? उन्हीं मोहनचंद शर्मा को, स्वर्गीय शहीद मोहनचंद शर्मा को पुलिस मेडल मिला, राष्ट्रपति मेडल मिला। और ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर है, और आप तमाम जगहों को उदाहरण दे रही हैं। आप शाकिर अली सीधे बता दीजिए, आपके टीएमसी कहते हैं सांप्रदायिकरण। कौन कर रहा है सांप्रदायिकरण? किसने कहा था फेक एनकाउंटर है? ममता बनर्जी ने कहा था, दिग्विजय सिंह ने कहा था। और अगर वो राजनीति से संन्यास लेंगे, इस देश की जनता उन्हें राजनीतिक संन्यास लेने पर मजबूर कर देगी, विवश कर देगी। यह बात ध्यान रखिएगा। हो गए दिन, लद गए उन लोगों के जो चुनाव के समय में मंदिर जाते हैं, चंडी पाठ करते हैं और वैसे कहते हैं मैं दूध देने वाली गाय की लात भी सहूंगी। अब गए दिन, लद गए उनके। तो अब कोई खेला ना वो है।
मैं कह रही हूँ कोई खेला नहीं हो दिक्कत क्या सकता। है? अगर वो कह रही है, वो मंदिर जा रही है, वो चंडी पाठ कर रही है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आप तो कहते हैं कि भाई भारतीय परंपरा, संस्कृति ये सब निभाना चाहिए, तो वो निभा रही है और बड़ा फख्र से निभा रही है, उनको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। अरे बिल्कुल नहीं, चुनाव के समय नहीं ना। वो कहें कि दूध देने वाली गाय की तो मैं लात भी सहूंगी, जय श्री राम नारा लगाने वालों की चमड़ी उधेड़ लूंगी मैं, और चुनाव आते ही वो मंदिर जाना शुरू कर देंगी, मंच से चंडी पाठ शुरू कर देंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक दोहा है रुबिका जी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का शाकिर भाई जल्दी से जवाब दीजिए। एक तो इनका मौसमी हृदय परिवर्तन पूरा बंगाल देख रहा है, ये आरोप आपने जो अवस्थी लगा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं और कुछ नहीं, अब तक कर रहे थे। अब बीजेपी से डर के अब जरा आप अपना हृदय चीर कर दिखा रहे हैं कि देखिए प्रभु राम भी बसते हैं, माँ चंडी का भी वास है। देखिए अवस्थी जी को मैं सीधा जो बोलना चाहता हूं कि देखिए इनको बहुत सारे एजेंडा पर काम करना है बंगाल में, क्योंकि ये जानते हैं कि कौन सा एजेंडा फिट होगा। आप ये बताइए बेटाला हाउस का मामला और उसको जो है अरे फेक एनकाउंटर पे बोलिए, फेक एनकाउंटर, ममता बनर्जी को फेक एनकाउंटर कहां से सूचना मिली थी ये बता दीजिए। सुनिए, अरे उस वक्त बिना जांच के उन्होंने फेक एनकाउंटर क्यों कहा था? सुनिए, अरे गवर्नमेंट की छोड़िए, ममता बनर्जी गवर्नमेंट की बात मानती थी? ममता बनर्जी गवर्नमेंट की बात मानती हैं? कौन सी गवर्नमेंट ने कहा था? कौन सी गवर्नमेंट ने कहा था? सुनिए, आपने सलमान खुर्शीद का भी नाम, अरे किस गवर्नमेंट ने कहा था ये बताइए? ममता बनर्जी के पास क्या सूत्र थे? पार्थ मुखर्जी सूत्र आप बता सकते हैं? ममता बनर्जी के सूत्र कहीं सलमान खुर्शीद तो नहीं थे, कहीं दिग्विजय सिंह तो नहीं थे। अर्जुन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक सेकंड पार्थ मुखर्जी, पहले सारे प्रवक्ताओं से एक बार बात कर लो, उसके बाद आप लोग डिबेट कर सकते हैं। पार्थ मुखर्जी, दीदी के सूत्र कौन थे, सोर्सेस कौन थे कि बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी है? ये तो शकीर अली जी बता सकेंगे। शकीर अली ऐसे तो बहुत अच्छा आदमी है, हमारा पड़ोस का ही आदमी है। देखिए एक बात उन्होंने ठीक नहीं बोला हुआ है कि 2007 में ममता जी रेल मंत्री नहीं थी उस टाइम, वो तो बाद में आई, 2009 के बाद आई। अच्छा, ये बटला हाउस है किधर, ये तो पहले बताइए। ये जो एनकाउंटर हुआ ये कौन सा जगह पर हुआ, आप बताइए ना कहाँ हुआ? उस समय का सरकार में कौन थी? अरे आपको ज्यादा पता होना चाहिए तो ना, मतलब क्योंकि बकौल आपके बड़े बड़े लीडर्स के, आपकी पार्टी के अध्यक्ष फूट कर रोई थी उस टाइम। याद है ना आपको? जो FIR, उस टाइम जो पुख्ता FIR हुआ, जो पुख्ता चार्जशीट हुआ, उसकी बदौलत आज ये 2021 में आके ये जजमेंट आया है, ये भी समझ लेना चाहिए। देखिए बात है कि ममता जी को मेरे ख्याल से उस टाइम कोई भी जज्बात में उन्होंने ये बात कह दी होंगी, लेकिन अभी उनको ये बात कहने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई उस टाइम हम लोगों ने देश की सुरक्षा या नहीं आप पार्थ मुखर्जी बताइए जज्बात क्या इसमें? नहीं जज्बात कहां से आ गए? देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा में जज्बात कहां से आ गए? आप ये बताइए, देश की सुरक्षा में जज्बात कहां से आ गए? किस जज्बात में गए? तुष्टीकरण के जज्बात में ना? नहीं, आप ये बताइए, जज्बात आपने कहा, ममता बनर्जी का वो कौन सा जज्बात था जिसके आवेश में उन्होंने ये कहा? मैं वही पूरा कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहे, अगर से बताइए ना जज्बात क्या थे वो? अभी हम ठीक है मान रहा है, कोर्ट में जो राय दिया मैं उसके साथ हूँ, हो गया बात। अच्छा, आप कह रहे हैं बात खत्म, आप कह रहे हैं बात खत्म। आप ये कह रहे हैं कि जब हमारी इच्छा होगी तब हम उस मसले को फर्जी कह देंगे, और जब हमारी इच्छा होगी तब कहेंगे नहीं वो तो उस वक्त हमारे जज्बात थे इसीलिए उसे फर्जी कह दिया। अर्जुन जी, उस टाइम मैं गलती, अरे वाह सर, वाह सर, आपको सूट करे तो फर्जी, आपको सूट करे तो एकदम बढ़िया। अर्जुन सिंह साहब, पार्थ जी एक सेकंड रुकिए। अर्जुन जी सुनिए क्या बात, अभी तो ममता बनर्जी को बाटला हाउस जो एनकाउंटर का जो मैटर है, इनको सीधे पाकिस्तान से खबर आता है, क्योंकि खागड़ागढ़ में जब बम विस्फोट हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा वो तो कोई पटाखा बन रहा था। जब NIA ने वो रिकवरी किया, आर्म्स वहाँ बम बड़े बने हुए थे, उसको रिकवरी किया, तो ममता बनर्जी उनको बचाने में लग गई। मुर्शिदाबाद में अलकायदा के आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो ममता बनर्जी कहती हैं कि NIA को क्या हक है कि हमारे क्षेत्र में बिना हमसे पूछे हुए आके किसी को पकड़ता है। तो दीदी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इम्पीचमेंट करना है। इम्पीचमेंट करते करते वो ये भूल जाती हैं कि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा का सवाल है।
आपको याद होगा कि जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो ममता बनर्जी ने कहा कि इसका सबूत क्या है, एयर स्ट्राइक हुआ है, वहाँ इतने लोग मारे गए हैं। तो ममता बनर्जी को हमेशा देश के सुरक्षा पर प्रश्न उठाने में उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बंगाल ही एक ऐसा जगह है जहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे और उन्होंने अपनी रैली में सीधे सीधे हमला किया ममता बनर्जी पर और बात 13 साल पीछे चली गई। बटला हाउस एनकाउंटर का भी जिक्र हुआ, पुलवामा का भी जिक्र हुआ और मोदी ने तुष्टीकरण का आरोप सीधा सीधा ममता बनर्जी पर लगाया है। शाकिर अली साहब, इस बार तुष्टीकरण भारी पड़ सकता है और यही वजह है कि चंडी पाठ हो रहा है और रोजा इफ्तारी नहीं। अच्छा, अभी रमजान है नहीं। अच्छा, आप रूबिका जी, अर्जुन भाई बैठे हुए, अर्जुन भाई से पूछ लीजिए कि ममता बनर्जी के जितने भी पूजा हो, घर में काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, या कितने पिंडालों में जब उद्बोधन करने जाते थे तो वहां चंडी पाठ का उच्चारण करते थे कि नहीं, चंडी पाठ पढ़ते थे कि नहीं, और कितने भी जगह इफ्तार पार्टी हुआ उसमें अर्जुन भाई साथ में गए हैं और वो भी जो है सर पे टोपी लगा के वो इफ्तार में शामिल होते थे। ये बंगाल की कल्चर है। मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा कि ये हिंदू और मुसलमान और हिंदू के पर्व त्योहार में शामिल होना ये कल्चर है। और दीदी जो है क्रिश्चियन के भी मिशनरी में 25 दिसंबर को उनके चर्च में जाके सारी रात जो है उनके साथ में क्रिश्चियनों के साथ में प्रार्थना करती थी। इसमें ये जो है, एक बात बताऊं, मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रही हूं कि अगर मेरे घर पे रोजा इफ्तारी की दावत होगी तो मैं आपको भी बुलाऊंगी और अपनी जेठ साहब को भी बुलाऊंगी। आपको पता है ना, संघ समर्थक है अपनी जेठ साहब। अर्जुन जी को भी बुलाऊंगी और पार्थ साहब को भी बुलाऊंगी। दिक्कत ये नहीं है कि वो लोग नहीं आएंगे कि आएंगे, मुझे यकीन है वो सब के सब आएंगे। दिक्कत तब हो जाती है जब ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से चिढ़ने लगती हैं, जब ममता बनर्जी भरे मन से ये कहती है कि अगर बीजेपी आ गई तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, आप जय सिया राम नहीं बोल पाएंगे। अरे राम को याद करना है, सीता को याद करना है तो वो जय श्री राम कहे कि जय सिया राम कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? तब दिक्कत हो जाती है कि आपको रोजा इफ्तारी में परेशानी नहीं, दरगाह पर जाकर किसी तरह का फातिहा पढ़ने में परेशानी नहीं, चर्च जाने में परेशानी नहीं, लेकिन जय श्री राम बोलने में आपको लगता है मेरा अपमान हो गया, तब होती है दिक्कत। समझ रहे हैं आप? जय श्री राम के लिए कोई बात नहीं है। जय श्री राम अगर चिढ़ाने के वजह से अगर बोला जाए दीदी को, क्या चिढ़ाना है? दीदी को आपत्ति है? क्या चिढ़ाना इसमें? इसमें कैसे चिढ़ सकता है कोई? जय श्री राम से कैसे कोई चिढ़ सकता है शाकिर भाई? मुझे ये बताइए। ना मुझे बताइए, आप अल्लाह अकबर से चिढ़ सकते हैं? आप चिढ़ सकते हैं? सुनिए शाकिर भाई, मुझे बताइए ना, अल्लाह अकबर मैं चिढ़ाने के लिए कहूं या अल्लाह की इबादत के लिए कहूं तो आप चिढ़ सकते हैं? नहीं चिढ़ेंगे, लेकिन आप तो सुनिए, मैं तो सुनिए क्या, तो जय श्री राम से कैसे चिढ़ सकते हैं? सुनिए, आरएसएस को फिर आपत्ति क्यों हुआ था कि नेताजी बर्थडे के दिन में प्रधानमंत्री के सभा से जय श्री राम बोल के ममता बनर्जी को बोलने के लिए नहीं दिया गया था? जवाब दीजिए। आरएसएस को क्यों आपत्ति हुआ था, बताइए, कि नहीं नारा नहीं लगाना चाहिए, आरएसएस क्यों बोला था? शाकिर अली सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। ममता बनर्जी घर में पूजा करें, पाठ करें, कुछ भी करें, ये उनका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन अगर वो बंगाल के हिंदुओं के पर सरस्वती पूजन पर प्रतिबंध लगाती हैं, हनुमान जयंती पर लाठीचार्ज करती हैं, गोली चलवाती हैं, रामनवमी मना नहीं करने देती, रामधुन को रंगधुन करती हैं, रामधुन को रंगधुन क्यों किया? कोई है जवाब इसके लिए? ये बात यह है कि वहां पर उन्होंने कहा कि मैं गाय, दूध देने वाली गाय की दुलत्ती भी सहूंगी। घर पे वो कुछ भी करें, चंडी पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कुछ भी करें इससे, लेकिन बंगाल के हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है? एकदम अधिकार। बंगाल के हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं है? रामधुन को रंगधुन क्यों कहा? रामधुन को रंगधुन क्यों किया? रामधुन को किताबों से रंगधुन क्यों किया? राम से अगर चिढ़ नहीं है तो रामधुन को रामधनु को रंगधनु क्यों कहा? एक बात रूबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, कोई जनेऊ पहन लेता है चुनाव के समय कोई जनेऊ पहन लेता है, कोई चंडी पाठ करने लगता है, कोई मंदिर जाने लगता है, कोई गुरुद्वारे जाने लगता है, कोई कहीं जाने लगता है। चुनाव के समय का नहीं, हमें चाहिए इस देश में संविधान के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार मिले। ठीक है, लेकिन शाकिर साहब ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने आपत्ति क्यों जताई थी?
किसी फंक्शन में आप लोगों ने इसी नारे पर आपत्ति जताई थी, संघ ने इसी नारे पर आपत्ति जताई थी। हाँ शाकिर भाई, यही आरोप लगा रहे हैं ना आप? हाँ एकदम, आरएसएस ने कहा था कि वहां पर इस तरह का नारा नहीं लगाना चाहिए था। सरकारी प्रोग्राम में, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उस पर आरएसएस ने खुलेआम कहा था कि नारा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप लोग अरे भैया, शाकिर अरे साहब, भैया, आप- संघ ने कहा था ना, आप ये बताइए, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था ममता बनर्जी क्यों चिढ़ी? प्रोग्राम होता है, उधर जय हिंद बोलना मना है, उधर आप जय हिंद बोल नहीं सकते। उधर 3 नारे आप दे सकते हैं, उसमें जय हिंद नहीं है, वो साफ उसमें अनाउंस कर दिया जाता है 19 सन के टाइम। आप वाघा बॉर्डर में जाइए, आपको देखने में आएगी। नहीं, जय हिंद का जय श्री राम से क्या वास्ता है, मेरे समझ नहीं आ रहा। नहीं, जय हिंद तो बंगाल में मतलब पार्थ सरकार कह रहे हैं कि बंगाल के बाहर आप जय श्री राम बोल सकते हैं, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते। अर्जुन जी, ये इनका कहने का मतलब है, क्योंकि टीएमसी के एक मिनिस्टर ने कहा था यहाँ मिनी पाकिस्तान बन रहा है। अर्जुन जी, एक सेकंड, अपनी जय श्री सही कह रहे हैं, बंगाल के बाहर जय श्री राम लगाइए। शाकिर भाई ने एक बात कही, हम इम्पोर्टेंट चीज मिस कर जाएंगे। शाकिर अली ने एक बात कही कि भाई ये तो बंगाल का कल्चर है कि अर्जुन साहब टोपी पहन लेते हैं जब रोजा इफ्तार होता है, ममता बनर्जी दुपट्टा ओढ़ लेती हैं, वहां अगर दुर्गा पूजा हो रही है तो नुसरत जहां आपको दिखाई दे देगी। तो फिर अगर ऐसा कल्चर है तो श्री राम से फिर दीदी को आपत्ति क्यों हो जाती है? अर्जुन जी, यही प्रश्न है, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। जब जिस बात के बारे में चर्चा हो रही है कि सरकारी प्रोग्राम में जय श्री राम किसी ने कह दिया, तो ममता बनर्जी खड़ी होकर कह रही हैं कि ये मेरा अपमान हुआ है। ममता बनर्जी को ये जय श्री राम का सबसे पहले चिढ़ हुआ था मेरे क्षेत्र में, मैं जहाँ रहता हूँ, भाटपाड़ा है उस जगह का नाम, वहाँ कुछ बच्चों ने उनकी गाड़ी को देख कर जय श्री राम कहा था। वो गाड़ी से उतर के उनको गाली देने लगी, ये बीजेपी बच्चा तुम्हें আমি দেখে নেব, আমার খাচ্ছো और आमा के गालागाली करছো। ये है पहला जय श्री राम का उनका हुंकार। मैं यही बोलना चाहता हूं शाकिर भाई से कि शाकिर भाई, अगर वहां कोई अल्लाह अकबर बोल देता, नाराए तदबीर अल्लाह अकबर, तो ममता बनर्जी वो मन छोड़ के हट जाती? नहीं हटती। ममता बनर्जी से प्रॉब्लम क्या है बंगाल के लोगों को कि ममता बनर्जी हर कुछ अपने फायदे के हिसाब से देखती हैं। जहां उनको फायदा होगा वहां हिजाब पहन लेंगी, और आपके नमाज में हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में रेड रोड पर लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं, वहाँ ममता बनर्जी जाके खड़ी होकर नमाज पढ़ती है। ये आपका धर्म अलाउ करता है क्या कि वहाँ ममता बनर्जी खड़ा होकर, महिला होकर, वो जाकर वहाँ जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ पब्लिक के सारे लोगों के सामने नमाज पढ़े हों? और इस तरह से ये बंगाल को उन्होंने 2 भागों में, यहाँ के प्रशासन को निर्देश है कि अगर कोई टोपी पहन के जाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, उसको हेलमेट की जरूरत नहीं है, वो आराम से जा सकता है, उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी। अगर सरस्वती पूजा होगा तो कोई मुस्लिम इलाके में कोई सरस्वती पूजा होगा तो नहीं किया जाएगा। आज मैं प्लीज क्लियर कर देती हूं, मैं बता देती हूँ आपको, मुझे नहीं पता है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है, लेकिन जो सबसे मरकज जगह है, मरकज है इस्लाम का, मक्का, वहाँ पर औरतों और मर्दों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं। तवाफ लगाते हैं ना तो दोनों साथ लगा रहे होते हैं। ये तो यहाँ है जो इस तरीके की चेंजेस और बदलाव कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी वहाँ जाए तो इस बात को लेकर दिक्कत हो सकती है। हाँ है, ठीक है। अब पहली बात। दूसरी बात यह है शाकिर अली साहब, अगर ये ममता बनर्जी कर सकती है तो बाकी चीजें करने से क्यों कतराती है, क्यों चिढ़ जाती हैं? और ऐसी चिढ़ती है कि उनको लगता है बैकफुट पर है और फिर अचानक चंडी पाठ करने लगती है, फिर बताने लगती है कि नहीं मैं सबसे बड़ी हिंदू। ऐसा हम बोल रहे रूबिका जी, ये बात मैंने पहले कह दी आपको कि इससे कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह का नहीं। देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि जय श्री राम जो है, क्यों उन्होंने चुनाव भाषण नहीं दिया? राजनीतिक, सुनिए, राजनीतिक जो स्लोगन है इनका, राजनीतिक स्लोगन है जय श्री राम, और इनसे राजनीतिक जय श्री राम का इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, समझे कि नहीं। ये जय श्री राम इनका मंच से नारा लगता है और रास्ते पर नारा लगता है, हर सभा में नारा लगता है, इनका राजनीतिक स्लोगन है। अगर राजनीतिक स्लोगन अगर किसी को दिया जाएगा तो इसे चिढ़ लगेगा। आप नीतीश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं? बोले क्यों चिढ़ लगेगा, आप अपना नारा लगाइए, मैं अपना नारा लगाता हूं। शाकिर ममता बनर्जी तो बांग्लादेश से एक बार बता दो
एक बात बता दो कि जय श्री राम धार्मिक नारा है या राजनीतिक नारा है? आप तय कर लीजिए। राजनीतिक नारा है, राजनीतिक मन से लगेगा। फिर ये मत कहिएगा राजनीतिक मन से धार्मिक नारा क्यों लग रहा है। फिर ये मत कहिएगा कम्युनलाइज कैसे हो गया, फिर ये सांप्रदायिक कैसे हो गया, हिंदुवादी कैसे हो गया। अगर ये राजनीतिक नारा है तो फिर धर्म कहां से आ गया? बताइए, फिर बताइए। अगर ये राजनीतिक नारा है तो धर्म कहां से बीच में आ गया? मंदिर में धर्म कहां से बीच में आ गया? आप लोग अगर ये राजनीतिक नारा है तो धर्म कहां से हो गया? जो नारा आपने आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना, आप ही कह रहे हैं राजनीतिक नारा है। मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं ये राजनीतिक नारा है। अगर ये राजनीतिक नारा है तो राजनीतिक मन से लगेगा। फिर आपको आपत्ति कैसे? शाकिर साहब, आप नहीं, मुझे आप लोगों की अरे आप कह रहे हैं भाई ये राजनीतिक नारा है। एक सेकंड, अच्छा मैंने ठीक नहीं है। कहा, अगर ये आप कह रहे हैं जय श्री राम राजनीतिक नारा है, तो फिर ममता बनर्जी ने चुनावी रैली से चंडी पाठ किया, तो वो पाठ भी अब राजनीतिक पाठ हो गया। ये तो इनको लग रहा है। इनको क्यों लग रहा है? अच्छा, ये अगर किसी मन से जय श्री राम करे तो वो राजनीतिक, और दीदी किसी मन से करे तो वो बड़ा मन से चंडी पाठ कर रही थी। क्यों भाई? देखिए, दीदी चंडी पाठ करती है कि नहीं, उनका सबूत अर्जुन भाई देंगे। ईमानदारी से सबूत है अर्जुन भाई। से चंडी पाठ करते हैं। अरे हम भी बाकी लोग जय श्री राम करते हैं कि नहीं? सुनिए, लेकिन हमारे कहने का अच्छा, मुझे ये बताइए, ये मेजरमेंट कहाँ होता है? अल्लाह अकबर क्यों करती हैं? अल्लाह दीदी इंशाअल्लाह खुदा हाफिज क्यों करती हैं? इंशाअल्लाह खुदा हाफिज हमें तो कोई चिड़ नहीं है दीदी। इंशाअल्लाह अल्लाह दीदी अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर करे, हमें तो कोई चिड़ नहीं है। सुनिए, इंशाअल्लाह खुदा हाफिज से मुझे याद आया, मुझे आप लोगों को खुदा हाफिज करना होगा। और इंशाअल्लाह हम लोग इस बात को देखेंगे कि यहाँ पश्चिम बंगाल में इस बार जीत जो है लोकतंत्र की हो। इंशाअल्लाह हम देखेंगे। जय श्री राम। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।